गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने देखा था फटीग लोडिंग के बेसिस पर जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की बात करी थी, स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात करी थी, नोट सेंसिटिविटी की बात करी थी। नोट सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, वो सारी चीजें जो हमने कल समझी थी वो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूले बेसिस पर लिखी हुई है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने समझा था वो समझा था इस सेंस में, जैसे हमने कल इस लास्ट क्लास में देखा था, इस सेंस में कि अगर मेरे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होगी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यहाँ सिग्मा के टी जो है थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, वो क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम सिग्मा, मैक्सिमम कौन सा वाला, थ्योरेटिकल या एक्चुअल, थ्योरेटिकल, क्योंकि ये थ्योरेटिकल की बात है, थ्योरेटिकल अपॉन में सिग्मा नोट मतलब नॉमिनल। ठीक है, ये चीज क्या थी मेरी, ये चीज थी ज्यादा होगी केएफ से या कम होगी, ये केएफ से ज्यादा होगा या कम होगा, केटी, केटी ज्यादा होगा। क्यों, आपके माइंड में क्या चलेगा, थ्योरेटिकल नोच पर, नोच पर लेके चलो अपने माइंड को, नोच पर थ्योरेटिकल स्ट्रेस ज्यादा आएगी या कम आएगी, ज्यादा आएगी ना, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल चीज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्चुअल से, एक्चुअल क्या आएगी इस पर कम। अगर मैं एक्चुअल की बात करूंगा तो एक्चुअल आएगी इस पर कम। ठीक है, अगर एक्चुअल का ग्राफ देखोगे तो वो कुछ ऐसा जाएगा, मतलब इस पर एक्चुअल स्ट्रेस क्या होगी, कम एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल। तो यहाँ पर केएफ की वैल्यू क्या होती है, केएफ होता है सिग्मा मैक्स एक्चुअल अपॉन में सिग्मा नोट। सिग्मा नोट तो दोनों में सेम रहेगी, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया टोटल विदाउट नोच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स जो एक्चुअल है वो कम रहेगी सिग्मा मैक्स थ्योरेटिकल से, सो केएफ इज लेस देन केटी। ये था सेंस मेरा मैक्सिमम स्ट्रेसेस का, ये था सेंस मेरा मैक्सिमम स्ट्रेसेस का। ये मैक्सिमम स्ट्रेसेस किस सेंस में थी, अगर मैं इन दोनों स्ट्रेसेस को अगर सिंपल सेंस में भी लेके चलूं तो सिंपल सेंसेस में कैसे थी, स्टैटिक में, स्टैटिक में मान के चले थे। ये फिगर याद है, फर्स्ट वाला फिगर मैंने समझाया था आपको जब फटीग लोडिंग समझाई थी, तो ये एक तरह से हम स्टैटिक सेंस में मान सकते हैं केटी की जब वैल्यू वगैरह निकाल रहे थे तो। ठीक है, अब यहाँ पर इनको अगर मैं फ्लक्चुएशन के सेंस में देखता हूं, फ्लक्चुएशन मतलब फटीग स्ट्रेंथ के सेंस में, अगर एक मटेरियल था जो कि नोच फ्री था, नोच फ्री इन द सेंस जैसे ये फिगर दिखा रखा है, ये नोच फ्री आपके पास स्पेसिमेन है। ठीक है, इस नोच फ्री स्पेसिमेन पर आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे, पी ऐसे और पी ऐसे। ठीक है, इस मटेरियल पर अगर आप डायनामिक फोर्स लगाते हो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको डायनामिक सेंस में बोल रहा हूँ, ये अगर आपकी डायनामिक फोर्स है, डायनामिक फोर्स समझ रहे हो कि ये आपकी फ्लक्चुएटिंग कर रही है, तो फ्लक्चुएटिंग कर रही है तो कौन सी स्ट्रेंथ ली जाएगी इस मटेरियल की, सिग्मा वाई। अगर फ्लक्चुएटिंग कर रही है तो सिग्मा वाई, सोचो, सिग्मा ई, वेरी गुड। यहां पर कौन सी ली जाएगी, सिग्मा ई। अगर ये कैसा है लोड मेरा, डायनामिक, डायनामिक है तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ली जाती है। ठीक है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ली जा रही है तो हमारे पास सिग्मा ई हम यूज कर रहे हैं। अगर इसकी सिग्मा ई विदाउट नोच, इसकी सिग्मा ई मैं एग्जांपल के तौर पर कितनी लेके चल लिया, मान लीजिए 100 मेगापास्कल एग्जांपल है ये। ठीक है, ये मैं कितना लेके चल लिया, 100 मेगापास्कल, नोच फ्री है ये। अगर मैं नोच्ड स्पेसिमेन लेके चलता, इसी पर मैंने नोच बना दी। ठीक है, अब फिर से वही सेम पी कैसा वाला है, ये पी फ्लक्चुएटिंग मतलब डायनामिक। अगर इस पर मैं डायनामिक फोर्स लगा रहा हूं तो अब मुझे बताइए इसकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा होगी, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ समझिएगा बस सीधा, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ समझ रहे हो ना कि कहां पर वो फेल हो रहा है, फेल वो पहले होगा या बाद में होगा, 100 मेगापास्कल से बाद में फेल होगा अगर यह नोच है साथ में, और 100 मेगापास्कल से कम होगा अगर नोच साथ में है, क्या चीज होगी, आंसर दीजिए। ठीक है, पहले फेल हो जाएगा। अगर वो पहले फेल हो रहा है इसका मतलब यहाँ की जो सिग्मा ई डैश है, ऐसे बोल दिया मैंने, सिग्मा ई डैश किसकी, नोच्ड की, एक तो होगी थ्योरेटिकल एक होगी प्रैक्टिकल, एक होगी थ्योरेटिकल एक होगी एक्चुअल। तो इसकी जो थ्योरेटिकल स्ट्रेस है, जो इसकी थ्योरेटिकल स्ट्रेस है सिग्मा ई डैश, वो अराउंड आएगी क्या, 50 मेगापास्कल, एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं ये 50 मेगापास्कल। मतलब थ्योरेटिकल ज्यादा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये तो फिक्स है कि 100 से ये कम होगी क्योंकि यहाँ नोच आ गई है, पहली चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज कि यहाँ पर ये 100 से जो कम हुई है तो थ्योरेटिकल ज्यादा कम होगी या एक्चुअल ज्यादा कम होगी, सोचो जरा, थ्योरेटिकल ज्यादा कम होगी स्ट्रेस या एक्चुअल ज्यादा कम होगी, सोचो सोचो सोचो, यही गलती कर रहे हो। सोचो थ्योरेटिकल क्या चीज है, थ्योरेटिकल वो चीज है जो कि हमारी मैक्सिमम होती है, किसी चीज में मैक्सिमम चीजें हमारी थ्योरेटिकल होती है, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इसकी कितनी सबसे कम हो सकती है,
आइडियल केस में कितनी सबसे कम हो सकती है? थ्योरेटिकल सबसे कम हो सकती है, तो थ्योरेटिकल सबसे कम मतलब सिग्मा ई डैश थ्योरेटिकल ने 50 ले ली, तो ऑब्वियस है एक्चुअल वाली जो सिग्मा ई डबल डैश होगी वो ग्रेटर देन 50 होगी और लेस देन, सॉरी उल्टा साइन हो गया, हाँ ग्रेटर देन एंड लेस देन 100 होगी यहाँ इसके हिसाब से। ठीक है, तो इसके सिग्मा ई डबल डैश को मान लिया हमने कितना, 60 के आसपास। ठीक है, बात क्लियर हो गई। मैं ये दूसरा फंक्शन बता रहा हूँ, दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इस फॉर्मूले की मीनिंग भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये फॉर्मूले सीधे वर्डिंग में लिखे रहते हैं। इन वर्डिंग को आपको कैच करना होता है। के एफ के टी के दो नाम है, क्या? के एफ के टी के एक नाम तो यहां से आता है, ये फॉर्मूला भी के एफ और के टी का है, क्या? मैक्सिमम स्ट्रेस नियर द डिसकंटिन्यूटी, ये कल पढ़ा कि सिग्मा मैक्स अपॉन में नॉमिनल विदाउट, मतलब नॉमिनल स्ट्रेस नियर द डिसकंटिन्यूटी, मतलब नॉमिनल क्या होगी, सिग्मा नोट। तो सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा नोट, ये हमने फॉर्मूला कल पढ़ा था स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का। आज जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, एंड्योरेंस वाला सेंस। तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ पर क्या आता है, उसको हम पढ़ते हैं नोच फ्री स्पेसिमेन से या फिर नोच्ड स्पेसिमेन से। ठीक है, ये जो नोच्ड स्पेसिमेन है, ठीक है, तो नोच फ्री एंड नोच का हमारा कंपैरिजन किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो नोच फ्री कौन सा है, ये वाला। इसका जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पर सिग्मा नोट नहीं कह रहा मैं, यहाँ क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर बोल रहा हूँ सिग्मा ई, मतलब एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इसकी नोच फ्री कंडीशन में कितनी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ आप सोचिएगा कि अगर मैं टी की बात करूंगा, के टी, तो के टी क्या होगा इसमें, के टी होगा थ्योरेटिकल, सॉरी नोच, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है के टी, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द नोच फ्री स्पेसिमेन। नोच फ्री स्पेसिमेन की एंड्योरेंस लिमिट ज्यादा होगी, तो सिग्मा ई लिख दूं कितना, 100, है ना, 100 डिवाइडेड बाई के टी है, तो कौन सी वाली स्ट्रेंथ, थ्योरेटिकल वाली, थ्योरेटिकल विद नोच, थ्योरेटिकल विद नोच मतलब 50, तो ये कितनी हो गई यहाँ पर, 2 हो गई। तो के टी हमारा कितना आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर 2। ठीक है, यहां अब के एफ और बताओ, के एफ क्या होगा, के एफ क्या होगा, जो हमारा नोच फ्री है उसमें कितनी थी, 100। ठीक है, और 100 अपॉन एक्चुअल कितनी जा रही है उसमें, 60, है ना, तो 100 बाई 60 मतलब के एफ कितना हो गया यहाँ से, 1.67, है ना, 1.67। तो यहाँ के टी क्या है, 2 है, के एफ क्या हो गया 1.67, यहाँ से प्रूफ हो रहा है के टी और ग्रेटर देन के एफ, यहाँ से ये भी प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो यही जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ समझा रहा हूं मैं, फ्री स्टेटमेंट नोच फ्री स्पेसिमेन में कितनी सिग्मा ई होगी, वो वैल्यू हमारी अगर नोच्ड कर दिया जाए उस स्पेसिमेन को, तो सिग्मा ई की वैल्यू घट जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है, ज्यादा किसमें घटेगी, थ्योरी। ठीक है, वॉइस आ रही थी ना आपको, वॉइस आ रही थी या नहीं, आई थिंक वॉइस तो आ रही थी ना। अमिताभ जी प्लीज लिख दो, ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी क्लियर आ रही है स्क्रीन।
ठीक है। तो फटीग लाइफ क्या होगी, फटीग लाइफ को अगर हमें समझना है तो फटीग लाइफ बेसिकली क्या है कि यहाँ आपने एक फोर्स लगा रखा है, अपने माइंड में इमेजिन करो, फोर्स एक ऐसे लगा रखा है और इस फोर्स पर लगा हुआ है, फोर्स पर आप इसे रोटेशन दे रहे हो। तो पहली फर्स्ट क्रैक कब डेवलप होगी वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपकी फर्स्ट क्रैक डेवलप हो जाती है, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के बाद, ऐसे तो नहीं है एक रिवॉल्यूशन में फर्स्ट क्रैक आ गई, नहीं, तो कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के बाद में, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के बाद में इसमें फर्स्ट क्रैक डेवलप हुई, वो हमारी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के बेसिस पर हमारी फटीग स्ट्रेंथ कहलाती है। बात मेरी समझिएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के बेसिस पर फटीग स्ट्रेंथ कहलाती है। अब ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किसके सेंस में आएंगे? अगर आप W बहुत ज्यादा रख लोगे, सोचो जरा, W बहुत ज्यादा रख लोगे तो जल्दी फेल होगा या नहीं होगा? होगा। और अगर W कम रखोगे तो नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है ना। तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ हमारी नंबर ऑफ साइकिल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है कि नंबर ऑफ साइकिल हमारे कितने आ रहे हैं एक पर्टिकुलर फोर्स या स्ट्रेंथ के लिए, एक पर्टिकुलर फोर्स या लोड के लिए। ठीक है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या आ रही है, तो उसी चीज को हमें समझना है आगे अभी एसएन कर्व में। बाकी पहले हम इन चीजों को और समझ लेते हैं। फटीग लाइफ ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन it has undergone before the evidence of the first fatigue failure और first crack initiation। ठीक है, अभी जो क्रैक इनिशिएशन है is due to, ये क्रैक इनिशिएशन क्यों हो रहा है? ये क्रैक इनिशिएशन हो रहा है तीन चीजों की वजह से। फर्स्ट चीज क्या है, उसमें डिसकंटिन्यूटी है, मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन है। भाई देखो एक सिंपल सी बात है, अगर प्रिज्मेटिक लोगे तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है क्या? अगर प्रिज्मेटिक शाफ्ट है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर ये चीज हमारी ऐसी हो तो अब बताइए मुझे कि ये शाफ्ट अगर मैं घुमा रहा हूं तो सबसे पहले कहां से फेल होगी? यहां से, जहां स्ट्रेस सबसे ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, जहां डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी और स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमारी कहां सबसे ज्यादा होगी? यहां पर, क्योंकि ये फुल प्रिज्मेटिक हो गया, ये हमेशा सेम क्रिटिकल कंडीशन में होगा। इस क्रिटिकल कंडीशन में सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट होंगे ये वाले। ठीक है, इनमें से जो भी सबसे वीक होगा वहां से क्रैक इनिशिएट होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द डिसकंटिन्यूटी और स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जिसकी वजह से क्रैक इनिशिएट हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? डिफेक्ट इन द मटेरियल। अगर मटेरियल खुद ही डिफेक्टिव है, यहाँ मटेरियल ग्रेन्स क्या है? खराब है, यहाँ मटेरियल की ग्रेन्स क्या है? अच्छी हैं, तो मटेरियल कहां से डिफेक्ट होगा? यहाँ से। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ इन दी मटेरियल ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो कि आप दे रहे हो फिगर बना के डिसकंटिन्यूटी देके, दूसरी क्या है? डिफेक्ट जो ऑटोमेटिकली मटेरियल के अंदर होते हैं, ग्रेन्स हमारी। ठीक है, और तीसरी क्या होगी? सरफेस इरेगुलरिटी। जैसे सरफेस इरेगुलरिटी का मींस भी हमारा इसी से रिलेट कर रहा है, बट यहाँ पर सरफेस इरेगुलरिटी का मतलब क्या है हमारी? ये कि हमारी रफ है या स्मूथ है, सरफेस हमारी रफ है या स्मूथ है। इसका मतलब सरफेस रफनेस भी यहाँ पर क्रैक इनिशिएशन का में अपना योगदान देती है। ठीक है, उसका, हाँ, उसका भी इफेक्ट होगा। किस, हाँ हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ये हो गया एक तरह से मटेरियल डिफेक्ट। इसे हम मटेरियल डिफेक्ट बोलेंगे, इंटरनल, मतलब जो हमारे मटेरियल के हैं। जबकि ये वाले क्या है? ये वाली वो चीज है जो कि आप दे रहे हो, आपने खुद ने एक इस तरह की शेप दी तो डिसकंटिन्यूटी आपने क्रिएट की है। सरफेस रफनेस आप हटा सकते हो बट कंप्लीटली कभी रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो सरफेस इरेगुलरिटी हमेशा बॉडी में होगी, डिफेक्ट हमेशा बॉडी में होंगे। जिस डिफेक्ट, जहां पर डिफेक्ट होता है वहीं से मटेरियल टूटता भी है, ये भी आपको मैंने पहले बता रखा है अगर प्रिज्मेटिक है तो। ठीक, तो क्रैक इनिशिएशन समझ में आ गया। पहली क्रैक क्यों हो रही है? एक तो लोड तो होना ही है, लोड के बिना तो कोई काम ही नहीं है। लोड लग रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ रहे हैं, कहां से किस पॉइंट पर क्रैक आएगी उसके लिए हम इन तीन चीजों को देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ठीक है, ये यहां तक की बात हो गई। अब सबसे पहली चीज, अब स्पेसिमेन क्या होता है। अब ये जो फटीग था ना, फटीग लाइफ, उस फटीग लाइफ को मुझे फटीग टेस्ट की तरफ लेके जाना है कि फटीग टेस्ट क्या होता है। ये आपके माइंड में कुछ तो चल रहा होगा कि जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे रिवर्स लोडिंग करा के, एक्चुअली इसी चीज को हम फटीग टेस्ट बोलते हैं। और वही फटीग टेस्ट की क्या क्या कंडीशन होती है। अब फटीग टेस्ट है, क्या मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को लूं, ठीक है, और अपने आप को रोटेट कराना शुरू कर दूं ऐसे? नहीं ना, ये चीज तो नहीं होगी। क्या होगा? एक स्पेसिमेन लेना पड़ेगा। स्पेसिमेन क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा, जैसे कि मैंने हुक्स लॉ में भी समझाया था। स्पेसिमेन हमेशा स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन को अगर डिफाइन करना है तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। स्पेसिमेन स्मॉल होते हैं, ऑब्वियस है, एंड स्टैंडर्ड साइज के होते हैं, साथ ही वो स्मूथ सरफेस फिनिश रखते हैं।
ठीक है, ये हो गया स्पेसिमेन। जबकि हमारे कंपोनेंट क्या होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में लिखे होते हैं कि ये कंपोनेंट इतने डायमीटर का, इतने उस चीज का, तो ये हमारे कंपोनेंट, ये क्या होते हैं, एनी साइज। ठीक है, इनका साइज क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, साथ ही इसमें सरफेस रेफरेंस भी होगी। ठीक है, स्पेसिमेन हमेशा कैसे मान के चलोगे कि वो एकदम परफेक्टली स्मूथ है। हम यही तो मान के चलते हैं ना कि वो इस एकदम परफेक्टली स्मूथ है। कैसी, ग्लासी सरफेस फिनिश उसकी, एकदम ग्लास की तरह, एकदम स्मूथ। ठीक है, जबकि ये क्या है, हमारा डक्टाइल मटेरियल मान लो, जो भी आपको मानना है। ठीक है, और इस पर क्या है, हमने डायनामिक फोर्सेस लगा रखे हैं। P1 से P2 जा रहा है, डायनामिक फोर्सेस लगा रखे हैं, फिर P1 आ रहा है, फिर P2 जा रहा है, डायनामिक फोर्सेस है। ठीक है, तो इस स्पेसिमेन और जो कंपोनेंट में डिफरेंस है, उन डिफरेंस को भी हम देख सकते हैं। ये तीन चीजों पर डिफरेंस क्रिएट करता है। सरफेस जो कंपोनेंट होता है और स्पेसिमेन होता है, उनमें दो में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस है, एक तो है साइज का, कि कंपोनेंट क्या है, साइज उसका कुछ भी हो सकता है, स्पेसिमेन का साइज एकदम स्टैंडर्ड होगा। पहली चीज हो गई साइज स्पेसिमेन की। दूसरी क्या है, दूसरी है सरफेस फिनिश। स्पेसिमेन क्या कहलाएगा, जो कि स्मूथ होगा एकदम, वो हमारा स्पेसिमेन होगा। स्पेसिमेन में क्या होगा, स्मूथनेस होगी, साथ ही साइज एक स्टैंडर्ड होगा, एंड साथ ही उसकी लोडिंग कंडीशन। लोडिंग कंडीशन एक लास्ट चीज है जो कि यहाँ पर अभी नहीं बताई थी मैंने। लोडिंग कंडीशन क्या है, लोडिंग कंडीशन एकदम स्टैंडर्ड होगी। कौन सी लोडिंग कंडीशन, यहाँ पर कौन सी लेंगे, एक्सियल लोडिंग लेंगे, ऐसी वाली P1 से P2, नहीं, एक्सियल लोडिंग नहीं लेंगे। किस सेंस में, अगर मैं स्पेसिमेन की स्टडी कर रहा हूं, अगर मैं स्पेसिमेन की प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं, स्पेसिमेन की प्रॉपर्टी क्या निकाल रहा हूं, सिग्मा ई, उसकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, उसकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं, तो आप यहां पर कौन सी वाली लेंगे, लोडिंग लेंगे आप, रिवर्स्ड बेंडिंग, जो अभी समझाया था। रिवर्स बेंडिंग, बार बार उसमें क्या आ रही है, एक बार बॉडी ऐसे जा रही है तो एक बार ऐसे जा रही है, या फिर रिवोल्यूशन में एक बार पॉइंट टेंशन में जा रहे तो एक बार कंप्रेशन में। ठीक है, तो वो है हमारी स्टैंडर्ड लोडिंग। लोडिंग कंडीशन कैसी, स्टैंडर्ड लेंगे, किसके लिए, स्पेसिमेन के लिए। क्लियर है। और बाकी हम कोई सी भी ले सकते हैं, कंबाइंड ले सकते हैं, किसके लिए, कंपोनेंट के लिए। कंपोनेंट में कुछ भी लोडिंग आ सकती है, वो एक्सेल भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, बट स्पेसिमेन जो डिफाइन कर रहे हो, स्पेसिमेन किसका, मैंने आपसे कहा एक माइल्ड स्टील है मेरे पास, माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बताइए। आपसे मैंने ये पूछा ना, माइल्ड स्टील की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बताइए। माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी थी, माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी थी, 250। ये जो 250 मेगापास्कल है, कहां से आया था, क्या आपने माइल्ड स्टील का एक पूरा टुकड़ा उसको यूज किया था अपनी यूटीएम पर, नहीं ना। यूटीएम पर आपने क्या किया था, एक स्पेसिमेन यूज किया था, उस स्पेसिमेन से आपने सिग्मा वाई निकाला था इस ग्राफ के थ्रू, जो हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ सिग्मा वाई की वैल्यू आपने वहां उस स्पेसिमेन पर निकाली थी यूटीएम के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही सिग्मा ई निकालने के लिए आपने क्या लिया, एक स्पेसिमेन लिया। तो उस स्पेसिमेन पर लोडिंग भी तो एक पर्टिकुलर लोगे ना, जैसे कि इसमें लिया करते थे कौन सी, टेंसाइल, इसमें टेंसाइल लेते थे, तो यहाँ पर टेंसाइल नहीं लोगे, यहाँ पर कौन सी लोगे, फ्लक्चुएटिंग, कौन सी वाली, रिवर्स बेंडिंग। ठीक है, यहाँ ली जाती है रिवर्स बेंडिंग। तो रिवर्स बेंडिंग से, ठीक है, और स्पेसिमेन की डायमेंशन स्पेसिफाई करने से, साथ ही इसको स्मूथ सरफेस फिनिश देने से, यहां पर जो इसकी सिग्मा ई निकल के आती है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, और वो मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कंडीशन पर। कंडीशन कैसे, सिग्मा ई की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, स्मूथ सरफेस पर, ठीक है, और साथ ही साइज पर, और साथ ही किस पर, जो हमने लोडिंग दी है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा ई किसके बेसिस पर निकली है, रिवर्स बेंडिंग पर। बात क्लियर है, ये रिवर्स बेंडिंग की कंडीशन में निकला है सिग्मा ई। तो मैंने इसी चीज को और भी आगे स्पेसिफाई कर रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जो आपने ये तीन चीजें अपने माइंड में रखी, कंपोनेंट और स्पेसिमेन में तीन डिफरेंसेस हैं, साइज का, सरफेस का एंड लोड का। उन चीजों को मैंने यहाँ पर अब लिखा है, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, फटीग टेस्ट जो अभी समझाया था, फटीग टेस्ट क्या है, फटीग टेस्ट इज कंडक्टेड अंडर कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग, जो समझा दिया आपको। ठीक है, Until the crack is initiated, मतलब जब तक एक फर्स्ट क्रैक नहीं आती है, तब तक जो हम यहाँ पर रिवर्स बेंडिंग देते रहेंगे, वही मेरा क्या है, फटीग टेस्ट है। तो जहां पर मेरी फर्स्ट क्रैक आनी शुरू हो गई, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा ई। उस रिवोल्यूशन के बेसिस पर जो मेरी स्ट्रेंथ आई है, वो मेरी क्या कहलाती है, सिग्मा ई, उस पर्टिकुलर स्ट्रेस पर। तो सिग्मा ई, अब ये यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना, सिग्मा ई डेस क्या है, सिग्मा ई स्टार है एंड्योरेंस लिमिट, मतलब एंड्योरेंस स्ट्रेंथ या फटीग स्ट्रेंथ। सिग्मा ई एंड्योरेंस लिमिट अंडर रिवर्स्ड लोडिंग, मतलब फटीग टेस्ट में जो मैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकाला, किसकी, किसकी, माइल्ड स्टील की, माइल्ड स्टील के इस स्पेसिमेन की जो मैंने एंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकाली, उसको क्या बोल रहा हूं मैं,
सिग्मा ई स्टार। अंडरस्टूड है। यहाँ जब स्पेसिमेन ले रहा हूं तो कौन सा टेस्ट है वो फटीग टेस्ट, किस में जा रहा है, रिवर्स बेंडिंग में। तो रिवर्स बेंडिंग के केस में जो मेरी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकलेगी उसे मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा ई स्टार। जबकि इस नॉर्मल माइल्ड स्टील के मटेरियल को अगर मैं किसी भी लोड में लेके चला जाऊं, एक्सेल में लेके चला जाऊं, टॉर्जन में लेके चलाऊं, तब मैं उसे सिग्मा ई स्टार नहीं बोलूंगा, तब वो वैल्यू सिग्मा ई स्टार नहीं होगी, वो फिर क्या होगी, सिग्मा ई सिंपल। ठीक है, तो ये होगी हमारी सिग्मा ई सिंपल, इसे सिग्मा ई स्टार लिखो, ये होगी सिग्मा ई सिंपल। तो ये क्या है, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ ए मैकेनिकल कंपोनेंट। बात क्लियर है। चलो अब यहाँ जो इसके फटीग टेस्ट के जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं उनको समझो। फटीग टेस्ट के स्टैंडर्ड क्या होगा, साइज क्या लिया जाता है स्पेसिमेन का, 8 to 10 mm। मतलब आप किसी मटेरियल का अगर टेस्ट कर रहे हो, फटीग टेस्ट, उसकी सिग्मा ई निकालना चाह रहे हो, तो आप उसका डायमीटर क्या ले रहे हो, 8 to 10। एंड ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है। सेकंड, सरफेस कंडीशन कैसी है, ग्लासी सरफेस फिनिश, मतलब एकदम स्मूथ। थर्ड इज द लोडिंग कंडीशन कैसी है, रिवर्स बेंडिंग। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, ड्यू टू अबव रीजंस, ये जो तीन चीजें हमने यहाँ पर रखी हैं, सिग्मा ई और सिग्मा ई स्टार कौन सी बड़ी होगी, सिग्मा ई स्टार या सिग्मा ई में कौन सा बड़ा होगा, सिग्मा ई स्टार बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि वो आइडियल का सेंस दे रही है। आइडियल का सेंस मतलब कौन सा, हमारे टेस्ट का सेंस दे रही है। और टेस्ट में हमने क्या क्या रखा हुआ है, एक स्मॉल साइज, सरफेस फिनिश स्मूथ एंड रिवर्स बेंडिंग। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिग्मा ई स्टार क्या निकल के आएगी, ज्यादा एज कंपेयर टू सिग्मा ई सी। मतलब जो हमने टेस्ट में माइल्ड स्टील को निकाला, माइल्ड स्टील की जो सिग्मा ई स्टार निकाली है, मान लीजिए वो कितनी आ रही है, 181। जनरली ये आती है 181 मेगापास्कल। तो 181 मेगापास्कल से अगर आप एक्चुअल में लोडिंग लगा रहे हो उस पर, एक्चुअल में अगर माइल्ड स्टील पर लोडिंग लगा रहे हो, कोई भी मटेरियल रखा हुआ है, मतलब माइल्ड स्टील रखा हो, कोई भी मेंबर उसका बना हुआ है, कोई सी भी शेप बनी हुई है, उस पर एक्सेल लोडिंग भी लगा रहे हो, टॉर्जन भी लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, तो तब उसमें 181 से पहले पहले ही क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। क्योंकि वो रियल कंडीशन है, वो मेरी स्ट्रेस वैसी वाली कंडीशन नहीं है, कौन सी, टेस्ट वाली। टेस्ट वाली नहीं है, रियल कंडीशन है। रियल कंडीशन में एक्सेल लोड भी हो सकता है, रियल कंडीशन में टॉर्जन भी हो सकता है। तो अगर दोनों चीजें उसमें लग रही है बेंडिंग के साथ साथ, तो क्या होगा, सिग्मा ई मेरा कम होगा, मतलब फेलियर पहले हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो इसके सेंस को ही मैंने और भी आगे आपको दिखाया हुआ है, जो अभी समझाया क्या, कि यहाँ पर इन्हीं सेंस को कि सिग्मा ई स्टार से छोटी होती है, इन्हीं को सेंस करते हुए हम क्या लेते हैं, फैक्टर्स। ये के है, बट इसको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर मत मानना। ये के तो है, बट ये क्या है, के ए है, एक के बी है, एक के सी है। यहाँ पर के टी और के एफ नहीं है, गलती मत करना, यहाँ के टी और के एफ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कब होते हैं, जब डिसकंटिन्यूटी होती है ना। जबकि मैंने स्पेसिमेन कैसा माना है, प्रिज्मेटिक माना है ना, 8 to 10 mm का प्रिज्मेटिक मेंबर माना हुआ है, स्मूथ माना हुआ है, तो डिसकंटिन्यूटी मैंने पहले से हटा रखी है। ठीक है, अब यहां समझिएगा, फॉर स्टील ये वैल्यूज हैं कुछ। फॉर स्टील सिग्मा ई स्टार क्या होता है, 0.5 ऑफ सिग्मा यूटी, है ना। ये चीज हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, थोड़ी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक लाइफ इज मोर देन फटीग लाइफ, ये भी एक पॉइंट है, उम्मीद है आपको समझ में आ जाता होगा। स्टैटिक लाइफ इज मोर देन फटीग लाइफ, बिकॉज स्टैटिक जो होती है उसकी स्टैटिक लाइफ का मीनिंग क्या होगा, सिग्मा वाई टी, है ना। और सिग्मा ई की वैल्यू क्या होगी, जो फटीग लाइफ है। और मैंने ये पहले भी समझा रखा है कि फटीग स्ट्रेंथ आपकी सिग्मा वाई टी से हमेशा कम होती है। यील्डिंग आने से पहले ही पहले हमारा फटीग हो जाता है, क्योंकि उसमें लोडिंग कैसी होती है, बार बार रिवर्सल। ठीक है, तो ये चीज मैंने लाइन में लिख रखी है, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे मुझे ये समझाना है आपको, क्या, सिग्मा इक्वल टू के के बी के सी इंटू सिग्मा ई स्टार। ये के बी के सी क्या है, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है हमारी, एक तरह का रेशो, इन्हें बोलते हैं फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स, वो मैंने यहाँ नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं वो वैल्यू कहाँ होगी, 0 से 1 के बीच में। फैक्टर्स की वैल्यू जनरली यही होती है, 0 से 1। तो इसमें के ए क्या कहलाता है, के ए कहलाता है मेरा साइज फैक्टर। के ए क्या कहलाएगा, साइज फैक्टर। ऐसे ही अगर मेरा के बी की बात करूं तो के बी क्या है मेरा, सरफेस फिनिश फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर के सी क्या है मेरा, लोड फैक्टर। ठीक है, लोड फैक्टर को सबसे पहले पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में थोड़ी बात भी कर ली, फिर बाद में इन दोनों के रिलेशन को देखूंगा। के सी की वैल्यू 1 होगी किसके लिए, रिवर्स बेंडिंग। मतलब टेस्ट की तरह अगर लोडिंग लग जाए तो बेस्ट है हमारे लिए, है ना। तो एक्सटर्नल लोडिंग अगर बिल्कुल रिवर्स बेंडिंग लग रही है तो के सी क्या हो गया मेरा, 1, सिंपल। ठीक है, बट अगर एक्सियल लोड लग रहा है तो फिर क्या होगा, के सी मेरा 0.7। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस क्या हो गई, जो स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा ई, वो अब सिग्मा ई स्टार से कम हो गई। अगर एक्सियल लोड लग रहा है तो एक्सियल लोड में मेरी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या है, कम होती जा रही है।
ये सिर्फ और सिर्फ कब निकली थी मेरी, बेंडिंग स्ट्रेंथ के सेंस में, ठीक है। बेंडिंग के सेंस में मेरी सिग्मा ई स्टार मेरी 181 निकली, तो 181 का अब 0.7% रह गया, है ना। ऐसे यहाँ पर 0.6 हो रहा है क्या, रिवर्स टोर्जन में। अगर उस बॉडी पर मैं टोर्जन ट्विस्टिंग देता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है फिर, 0.6 टाइम ऑफ माई ये सिग्मा ई स्टार, ठीक है। तो सिग्मा ई स्टार का 0.6। तो अब यहाँ पर ये बताइए कौन सी लोडिंग सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, कौन सी लोडिंग फटीग में क्रिटिकल है, फटीग में क्रिटिकल लोडिंग कौन सी है। फटीग लोडिंग मतलब रिवर्सल लोडिंग, रिवर्सल कौन सी, बेंडिंग वाली, ऐसे किसी चीज को तोड़ोगे जल्दी टूटेगा, या फिर एक्सेल में तोड़ोगे तब जल्दी टूटेगा, या फिर टोर्जन में टूटेगी तब जल्दी टूटेगा। बताइए कौन सी में जल्दी टूटेगा। फटीग भी लगा रहे हो, स्टैटिक नहीं कर रहे हो, फटीग बार 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 ऐसे, किसमें सबसे जल्दी टूटेगा, टोर्जन में। क्यों, क्योंकि उसकी सिग्मा ई स्टार हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसका सिग्मा ई क्या हो जाता है, कम। कितना कम, 0.6 ऑफ सिग्मा ई स्टार, तो ये कितना आ जाएगा, 40% लेस। 100 है मतलब 6.6 है मतलब 40% लेस, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक वैल्यू कितनी है, 100 है, सिग्मा ई स्टार की वैल्यू मान लीजिए 100 मेगापास्कल है, 100 मेगापास्कल ये झेल जाता है मटेरियल किसमें, रिवर्स बेंडिंग में, बार बार ऐसे हो रहा है, बार बार ऐसे हो रहा है, ठीक है। इसमें 100 मेगापास्कल झेल जाएगा। बट अगर मैं एक्सेली लेके चलूं तो वो कितना झेलेगा, तो 70 झेलेगा, वेरी गुड, तो 70 झेलेगा। बट अगर मैं उसे ट्विस्टिंग में लेके गया, उसी मेंबर को बार बार ट्विस्टिंग, बार बार कभी इधर कभी इधर, ठीक है, रिवर्सल, ठीक है, तो इसमें कितनी झेलेगा वो, सिर्फ और सिर्फ 60। तो क्या होगा, अगर रिवर्सल में आपको किसी बॉडी को तोड़ना है तो टोर्जन में रख दो, जल्दी टूट जाएगी। क्लियर हो गया, आंसर समझ में आ गया, क्वेश्चन बनेगा तो हो जाएगा आराम से, ठीक। तीनों साथ में मिल गए तो और भी जल्दी, ठीक है। सेंस समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है वो तीनों का अगर एक साथ मिल जाता है, कंबाइंड लोडिंग कर लोगे तो फैक्टर और भी कम आएगा, ठीक है। हाँ, केसी की वैल्यू और भी कम आएगी यहाँ पर, अगर तीनों का एक साथ मैग्नीट्यूड मिलके आ रहा है तो। हाँ फिक्स नहीं है ना, हाँ नहीं फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है। ये सारी चीजें क्या है हमारी, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि एक्सेल लोड के लिए सिंपल ये है, रिवर्स लोड टोर्जन के लिए सिंपल ये है। अगर वो टोटल करोगे तो टोटल की वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। उतना हम मतलब रिलेशन वगैरह नहीं देखते, हमारे पास सिर्फ इतना रहता है, ठीक। उसके बाद अब हम चल रहे थे साइज फैक्टर की तरफ, ये हो गया लोड फैक्टर, ठीक है। लोड फैक्टर क्या होगा, अब साइज फैक्टर, साइज फैक्टर के बाद सर्फेस फिनिश फैक्टर। साइज फैक्टर, अगर मैं यहाँ पर, साइज फैक्टर का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या लिया, साइज 8 to 10 mm डायमीटर में, अगर मैं साइज को बढ़ा दूं तो क्या होगा, साइज को बढ़ाने पर क्या होगा, बेंडिंग बढ़ेगा, नहीं। एक चीज और सोचो, हमारी जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ होती है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, यहाँ जो मैंने ये चीज लिखवाई थी, क्रैक इनिशिएशन किस किस पर डिपेंड करता है, ये फैक्टर है ना, वो तो साइज फैक्टर है, तो साइज फैक्टर यहाँ पर इन चीजों पर भी इफेक्ट डालेगा। क्रैक इनिशिएशन सबसे पहले किस पर डिपेंड करती है, डिस्कंटिन्यूटी और स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं है, प्रिज्मेटिक मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिफेक्ट्स इन मटेरियल एंड साथ ही सरफेस इरेगुलरिटी। आप अगर ये चीज सोचो, हाँ बिल्कुल, अगर आप ये चीज सोचो कि साइज अगर बढ़ाओगे किसी चीज का, समझो जरा इस चीज को, अगर आप किसी चीज का साइज बढ़ाते हो तो, साइज बढ़ाते हो तो जो मेरी इरेगुलरिटी है, सरफेस इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी वो क्या होंगी, बढ़ेंगी या घटेंगी। भाई सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो आप किसी चीज का, साइज बढ़ाओगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो डिफेक्ट भी बढ़ेंगे, और साथ ही हमारे सरफेस की इरेगुलरिटी भी बढ़ेगी, जो ऊपर की सरफेस की इरेगुलरिटी है वो भी बढ़ेगी। और अगर सरफेस इरेगुलरिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, मेरा सरफेस इरेगुलरिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, सिग्मा ई कम होगा, या फिर एक तरह से फेलियर चांस मेरा बढ़ेगा, ठीक है। फेलियर चांस क्या होगा, बढ़ेगा, सरफेस इरेगुलरिटी बढ़ेगी तो फेलियर चांस बढ़ेगा, या फिर फेलियर चांस बढ़ने से पहले हम इस चीज को लिख सकते हैं कि सिग्मा ई क्या होगा, कम होगा, सिग्मा ई क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है, सरफेस इरेगुलरिटी ज्यादा होगी तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कम होगी तो चांस ऑफ फेलियर क्या होगा, ज्यादा, चांस ऑफ फेलियर इंक्रीज, ठीक है। तो के ये के ए जितना कम हो उतना अच्छा, के ए जितना कम हो उतना अच्छा, ठीक है। क्लियर है ना, साइज बढ़ रहा है, सरफेस इरेगुलरिटी बढ़ रही है, सिग्मा ई घट रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। सॉरी, के ए जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, क्योंकि अगर के ए कम करोगे तो सिग्मा ई घटेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, के ए जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, ठीक। बात क्लियर हो रही है ना, चलो। उसके बाद ऐसे ही के बी, सरफेस फिनिश फैक्टर, ये जितनी भी 1 के पास रहेंगी उतनी अच्छी है ना हमारे लिए,
ये भी तो सोचो, ये जितना 1 के पास रहेंगे फैक्टर उतने अच्छे हैं, ठीक है। सरफेस फिनिश फैक्टर, सरफेस फिनिश फैक्टर में सेम चीज आएगी जैसे इसमें आई है कि सरफेस फिनिश फैक्टर क्या है कि अगर आप सरफेस फिनिश ज्यादा नहीं रखते, मतलब आप रफनेस क्या करते हो, बढ़ा देते हो, आप रफनेस बढ़ा देते हो, तो रफनेस बढ़ाओगे तो इरेगुलरिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर इरेगुलरिटी बढ़ेंगी तो सिग्मा ई क्या होगा, घटेगा, सो चांस ऑफ फेलियर क्या होगा, बढ़ेगा, है कि नहीं? क्लियर है ये वाली चीजें, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पर समझा है, इनसे आउटकम रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, के ए के बी के सी से, और क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी आ जाते हैं कभी के ए के बी के सी से, कि के ए के बी के सी की वैल्यू दे रखी है और इस रिलेशन से आपसे सिग्मा ई पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक। यहाँ तक ये चीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है, समझ में आ गई होगी, ठीक। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपसे करवाया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा। यहाँ पर आपको ये नहीं दे रखी है, क्या नहीं दे रखी है, सिग्मा ई नहीं दे रखी है। मैंने तो वो उस टाइम पर आपसे पूछ लिया था, अभी सिग्मा ई नहीं दी हुई है, ठीक है। तो सिग्मा ई निकालिएगा, सिग्मा ई भी निकालिएगा। सिग्मा ई कैसे निकलेगी, सिग्मा ई के ए के बी के सी इंटू सिग्मा ई स्टार, वेरी गुड। सिग्मा, देखो पहले आप सिग्मा ई को देख लो, सिग्मा ई क्या है, इस कंपोनेंट की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, समझो इस चीज को, इस कंपोनेंट की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, कंपोनेंट का डायमीटर कुछ भी हो सकता है, 8 से 10 mm तो नहीं है अगर हम मान के चले तो, ठीक है, फिलहाल के लिए हमें नहीं पता तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट का सिग्मा ई क्या होगा, सिग्मा ई होगा उसका के ए इंटू के बी इंटू के सी इंटू सिग्मा ई स्टार, और सिग्मा ई स्टार क्या है, इसका 10 mm के हिसाब से काटा हुआ ये पार्ट, और उसको हम किस में ले गए, रिवर्स बेंडिंग में, रिवर्स बेंडिंग में ले गए, और यहाँ पर क्या है, वो स्मूथ फिनिश कर रखी है उसकी, ठीक है। तो तब उसका जो सिग्मा ई स्टार है वो कितना आता था, सिग्मा ई स्टार 181 तो ठीक है, बट उसके लैंग्वेज में क्या था, 0.5 ऑफ सिग्मा यूटी, 0.5 ऑफ सिग्मा यूटी, ठीक है। ये स्टील का, ये हमारे पास स्टील का मेंबर है, ठीक है। यहाँ पर माइल्ड स्टील लिखा हुआ था मैंने, ये रहा माइल्ड स्टील में क्या है, सिग्मा ई स्टार 0.5 ऑफ सिग्मा यूटी। तो सिग्मा यूटी यहाँ पर कितना है, सिग्मा यूटी है 400, 400 का 0.5 कितना हो गया, 200, तो यहाँ 181 नहीं लेंगे। ये सिग्मा है, सिग्मा मतलब स्ट्रेंथ, ये मेरी स्ट्रेंथ होती है ना, प्रॉपर्टी, तो ये बेसिकली सिग्मा ही है मेरी, बताओ मैक्सिमम वाली है ना, सिग्मा कौन सी, मैक्सिमम वाली स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सिग्मा या एस दोनों एक ही चीज है, अगर मैंने यूटी लिखा हुआ मतलब प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेंथ की बात। तो सिग्मा ई स्टार की वैल्यू होगी 0.5 सिग्मा है। तो अब यहाँ पर सोचो क्या क्या होगा, प्लीज आंसर दो मुझे, के ए की वैल्यू क्या लिखूंगा यहाँ पर, बॉडी के हिसाब से सोचो, कंपोनेंट के हिसाब से के ए क्या है 1, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो साइज फैक्टर हम क्या लेके चलेंगे 1, ठीक है, तो नहीं दिया हुआ 1। के बी क्या होगा, सरफेस फिनिश फैक्टर हम स्मूथ मानेंगे इस कंपोनेंट को 1, के सी क्या मानेंगे 1, क्या मानोगे बताओ, 0.7 क्यों, क्योंकि एक्सियल लोडिंग है, कंपोनेंट पर रिवर्स लोडिंग नहीं लग रही, ये तो टेस्ट के लिए रिवर्स लोडिंग लेते थे, ये क्या है एक्सियल लोडिंग, सो आंसर में यही गलती हो जाती है ना, ये है 0.7, और यहाँ पर सिग्मा ई स्टार क्या होगा, अपने इस फॉर्मूले से कितना 0.5 ऑफ सिग्मा यूटी मतलब 400, तो इसकी वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो कितनी आ रही है, अब बताओ। है ना 140 जो मैंने दे दी थी आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझे यहाँ कराना था, ठीक है, तो 140 मेगापास्कल आ गई सिग्मा ई, ये हो गई सिग्मा ई, है ना। अब ये सिग्मा ई ही तो लोगे आप किसमें, सोडरबर्ग में। सोडरबर्ग क्यों यूज करोगे, क्योंकि ये किसका है, माइल्ड स्टील मतलब है डक्टाइल, डक्टाइल। देखो आपको क्वेश्चन में सिग्मा यूटी और सिग्मा वाईटी दोनों दे रखे होंगे, दोनों दे रखे होंगे, कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगी, आपको कौन सा लेना है वो किस पर डिपेंड करेगा, जो ये मटेरियल है। अगर मटेरियल ब्रिटिल होता तो कौन सा लेते, गुडमैन, ठीक है, बट अगर ये डक्टाइल है तो कौन सा लोगे, सोडरबर्ग। तो सोडरबर्ग की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई प्लस सिग्मा एम अपॉन सिग्मा वाई टी, है ना, क्योंकि ये डक्टाइल है, सोडरबर्ग है, 1 अपॉन एन। आपसे एन तो दिया हुआ है, आपसे डायमीटर पूछिए, तो डायमीटर में यहाँ पर एरिया कुछ ना कुछ आएगा ऑब्वियस है, बट वो एरिया कहाँ से आएगा, पहले सिग्मा ए निकालना पड़ेगा। सिग्मा ए क्या होगा,
10 किलो न्यूटन से 20 किलो न्यूटन ये वेरिएबल है, ये फ्लक्चुएटिंग है। ये क्या है, मेरा फोर्स है, ये कोई स्ट्रेस नहीं है। जबकि आपको डायग्राम किसका बनाना होता है, आप तो सीख गए होंगे, रट गए होंगे, डायग्राम होता है स्ट्रेस का बनाना। तो इधर स्ट्रेस होगा, इधर क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम बनाना है स्ट्रेस का। किस सेंस में है, टेंशन में, क्योंकि फेलियर भी जनरली टेंशन में ही होगा। ठीक है, तो टेंशन में ये वाला एक ग्राफ कुछ ऐसा बन के आ जाएगा हमारे माइंड में। अब ये कहां से कहां, 10 किलो न्यूटन से नहीं, ये क्या होगा, मेगा पास्कल। कौन सी मेगा पास्कल, या पास्कल में कौन सा, 10 किलो न्यूटन अपॉन एरिया, है ना, तभी तो वो स्ट्रेस बनेगी। तो स्ट्रेस मैक्स मिनिमम कितनी होगी, सिग्मा मिनिमम यहाँ पर कितना होगा, अलग से लिख लेते हैं, सिग्मा मिनिमम होगा पी मिनिमम अपॉन में एरिया। एरिया क्या है, π/4 d स्क्वायर, ये सर्कुलर है तो π/4 d स्क्वायर। तो अभी मैं ए को ए ही लिख रहा हूँ, लास्ट में π/4 d स्क्वायर लिख लूंगा। तो पी मिनिमम कितना है, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 10 किलो न्यूटन या 10⁻³ जो भी आप लेना चलो, ठीक है, 10⁻³ भी लेके चलो। न्यूटन अपॉन में एरिया किस में ले लिया, mm में, तो न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एरिया को ले लिया मैंने mm स्क्वायर में। ठीक, सिग्मा मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा 20 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन एरिया mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज होगी, ये मेगा पास्कल हो सकता है ना। तो ये वैल्यू अब मुझे यहाँ देखनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 20 × 10⁻³। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी होगी, 10 × 10⁻³ अपॉन में a। ठीक है, अब ये अपॉन में a से कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। अब क्या करना है हमें, ये चीज ऐसे बना लेनी है। ठीक है, तो सिग्मा एवरेज कितना, सॉरी सिग्मा मीन कितना हो जाएगा, सिग्मा मीन कितना हो जाएगा, 20/a और 10/a का आधा क्या होगा, 5/a। मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 10/a, तो 10/a का हो गया 5/a। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 15, क्योंकि ये तो हो गया 10/a प्लस में 5/a को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 15/a। ये वैल्यू कितनी होगी, 15/a, यहाँ से सिग्मा मीन। ठीक है, और सिग्मा ए कितना हो जाएगा, सिग्मा ए मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड अभी आपने बताया 5/a। ठीक है, तो सिग्मा ए हो गया 5/a न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, वो रहने देते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर ये वैल्यू अब सीधी पुट करनी है। ठीक है, ये वैल्यू क्या करनी है, सीधी पुट कर दीजिए। क्या होगा, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई से, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई। सिग्मा ए अभी आपने निकाला 5/a इंटू सिग्मा ई की वैल्यू आपने अभी निकाली थी 140। ठीक है, ये मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट सेम लेके चलो, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। प्लस में सिग्मा एम मीन कितनी है, 15/a, तो 15/a लिख दिया। इंटू में सिग्मा वाई टी कितनी है, अभी हमने लिया था 250, तो 250 इक्वल टू 1/f कितना है, 2। ठीक है, बस अब यहाँ से a को कॉमन लेके इधर पहुंचा दो, क्या हो जाएगा, a/2 इक्वल टू 5/140 प्लस 15/250। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू कुछ आ जाएगी, उसको फिर क्या करना है, π/4 d स्क्वायर लिख देना है, बराबर जो वैल्यू निकल के आई, फिर d की वैल्यू यहाँ पर निकाल लोगे। ठीक है, कितना 15 आ रही है ना, 15.61। सो इसका आउटकम आएगा, प्लीज कर लेना इसे घर जाके, इसका आउटकम आएगा 15.61 mm। ठीक है, दिस इज द आउटकम। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन मिलेगा तो हो जाएगा। वैल्यू अगर ऐसे ऐसे कुछ दे रखी है तो उससे अगर सिग्मा ए पूछ लिया तो निकल जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, उसी के बेसिस पर अगर आपसे ये पूछ लिया सीधा सिग्मा ई इस क्वेश्चन में, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछा, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, के ए के बी के सी के बारे में आपको नॉन होनी चाहिए चीजें, है ना। अगर यहाँ ट्विस्टिंग लगा देता तो क्या होता है, यहाँ पर 0.6, है ना, और आंसर आपको ऐसे ही मिलते हैं बहुत पास पास में। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर वैल्यूज एग्जैक्ट होती हैं वहां के आंसर बहुत पास होते हैं, तो प्लीज वो एग्जैक्ट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे फिर चलें। अब आ जाता है हमारा एसन डायग्राम। इसको थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका एक क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस इसके क्वेश्चंस बचेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, पहले आप खुद से ट्राई करना कल। ठीक है, और परसों हम उनके क्वेश्चन को पहले लगा के फिर बेयरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो एसन डायग्राम क्या है। एसन डायग्राम एक सिंपल तरीके से हम समझेंगे इस चीज को, क्या कि हमारे पास रिवॉल्यूशन हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर बॉडी का। ये मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को मैं रिवॉल्व करवा रहा हूं n आरपीएम से। ठीक है, n आरपीएम से हम इसे रिवॉल्व करवा रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, इस रोटेशन में, ठीक है, फर्स्ट क्रैक का इनिशिएशन होना कब, जब इस पर लोड लग रहे हों। मान लीजिए इस पर लोड कैसे लगा रहे हैं आप, ऐसे ऐसे बियरिंग है, ये दोनों सपोर्ट क्या है मेरे, बियरिंग। इस बियरिंग में एक लोड मेरा ऐसे लग रहा है,
ठीक है, इस लोड के रेस्पेक्ट में जो सपोर्ट यहाँ पर लग रहे हैं और रोटेशन ऐसे आ रहा है, तो कौन सा वो रोटेशन वाला वैल्यू होगी, कितने रोटेशन के बाद इसमें फर्स्ट क्रैक आनी शुरू हो गई, दैट इज दी सिंपल हमारी जो फटीग लाइफ की बात जैसे मैंने आपको समझाया था वो चीज है। अब इन ग्राफ से समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, देखो अगर मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ फेरस मटेरियल, दो फिगर थोड़े अलग अलग है, फेरस के लिए थोड़ा अलग होता है, नॉन फेरस के लिए थोड़ा अलग होता है। फेरस मटेरियल मतलब क्या हो गया मेरा, माइल्ड स्टील एग्जांपल मान सकता हूँ, स्टील इज द फेरस मटेरियल, ठीक है, आयरन का होता है वो। तो जो माइल्ड स्टील है उसमें आप जरा सोचिएगा, आपने क्या किया, आपने माइल्ड स्टील का कंपोनेंट लिया, उसको आपने रोटेशन देना शुरू किया, एक फोर्स लगा रखी थी, ठीक है। आप अगर फोर्स को बढ़ाते हो, सोचिएगा जरा, आप अगर फोर्स को बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ रोटेशन कम होंगे, आप अगर फोर्स को घटाते हो तो नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है, आपकी जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं फोर्स पर तो डिपेंड कर रही है ना, ठीक है। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या है, आपने कहा 0.5 ऑफ सिग्मा यूटी या 0.5 ऑफ सिग्मा वाईटी के सेंस में, तो यहां जब यूटी की बात मैं कर रहा हूं, मतलब क्योंकि इसमें तुरंत ही ब्रेकिंग हो जाती है, अगर ये डक्टाइल मटेरियल है, होने दो डक्टाइल, इसमें क्या होगी सीधी, अगर ये फटीग में जा रहा है तो सीधा ब्रेक होगा, परमानेंट डिफॉर्म में नहीं जाएगा, सीधा ब्रेक होगा, है ना, यील्डिंग नहीं होगी, सीधा ब्रेक होगा। तो इसलिए इसका जो हमारे पास सेंस आता है सिग्मा ई का, वो कितना है, सिग्मा 0.5 सिग्मा यूटी, मतलब ब्रेकिंग का आधा, वो मेरा सिग्मा ई है। जबकि उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या है 0.5 ऑफ सिग्मा यूटी की, लेस देन सिग्मा वाईटी। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पर याद रखना, ये 0.5 सिग्मा यूटी है और जो टोटल वैल्यू क्या है इसकी, लेस देन सिग्मा वाईटी। ठीक है, तभी तो 181 250 से कम है, बट 250 का आधा नहीं है, किसका आधा है वो, 400 का आधा है ऑलमोस्ट, ठीक है, 200 के आसपास। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिएगा, जब मैंने आपसे ये बोला कि इस मटेरियल में जो सिग्मा ई है, इस मटेरियल की जो सिग्मा ई है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, फोर्स पर भी, मतलब फोर्स की वजह से कुछ स्ट्रेस आ रही होगी, सिग्मा बी जैसे आती है बेंडिंग स्ट्रेस, उसी का यहाँ पर सिग्मा वाईटी आएगा, ठीक है, या सिग्मा यूटी आएगा बेंडिंग में, वो जब टूटेगी, ठीक है, स्टैटिक लोडिंग में जब वो टूटेगी तो उसका कुछ ना कुछ आता। एंड्योरेंस में वही स्ट्रेंथ हमारी, वही सिग्मा ई हमारी लोडिंग पर भी डिपेंड कर रही है, बट यहाँ मैं लोड नहीं दिखाऊंगा, यहाँ मैं किसको दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन को, एंड साथ में इस लोड को। ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये लोडिंग कैपेसिटी है। यहाँ पर ध्यान से समझो, सिग्मा ए जो है वो एक तरह से फोर्स अपॉन एरिया ही तो है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कोई सी भी स्ट्रेस क्यों ना हो, कोई सी भी चाहे एंड्योरेंस स्ट्रेस ही क्यों ना हो, क्या होती है, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए, रेजिस्टेंस ही तो होता है ना ये, तो रेजिस्टेंस है तो पॉइंट पर क्या है, ये फोर्स ही तो है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो जितनी फोर्स यहाँ डेवलप कर सकता हूँ वही चीज तो मेरी वाई डायरेक्शन में दिख रही है, भले से वो सिग्मा ए दिखा रहा हूँ, फोर्स नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ये है मेरी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इन दी फ्लक्चुएटिंग सेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स फ्लक्चुएटिंग सेंस में, ये क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। बस इन दोनों को रिलेट कर लो अपने माइंड में, क्या कि अगर मैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कम डेवलप करवाऊं, ये क्या है, इंड्यूस्ड है ना, अगर ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कम डेवलप हो तो मेरे नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा जा सकते हैं, सोचो, है ना। अगर मैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कम डेवलप करवाऊं, मतलब इंड्यूस कम करवाऊं सिग्मा ए, ठीक है, सिग्मा ए क्या है, एम्पलीट्यूड, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, सिग्मा ए अगर कम डेवलप करवाऊं तो हमारे नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा जा सकते हैं विदाउट एनी फर्स्ट क्रैकिंग। फर्स्ट क्रैक इनिशिएशन से यहां पर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में काउंट कर सकता हूं, वो होंगे ज्यादा, ठीक है। तो उनकी वैल्यू यहां पर कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। मान लीजिए अगर यहां पर आपके पास वैल्यू कम है, ठीक है, चाहे तो इस फिगर में समझ लो, अभी फिलहाल इसको अभी थोड़ा छोड़ के इस फिगर में समझ लो। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही फिगर आपको दिख रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे ये भी तो फिगर ऐसे ही जा रहा था ना। इस चीज को मैंने यहाँ इसलिए बनाया था क्योंकि ये हमारा एसिम्प्टोटिक होता है, ठीक है, ये एसिम्प्टोटिक होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होता, याद रखना, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये क्या होता है, एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक का नाम याद है, एसिम्प्टोटिक नहीं, एसिम्प्टोटिक क्या होता है, एसिम्प्टोटिक होता है किसी एक पर्टिकुलर लाइन से इनफाइनाइट पे कर्व का टच होना। एक लाइन ये है, ठीक है, इस लाइन पर एक कर्व में ये लेके चला, तो ये कर्व यहां टच नहीं होगा, ये कर्व यहां टच नहीं होगा, ये कर्व कहां टच होगा जाके, इनफाइनाइट पर। ये टच नहीं हुआ, यहां कहां टच हो रहा है, इनफाइनाइट पर। ये फिगर ऐसे बनता हुआ जाता है, ये कभी भी टच नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट। ये एसिम्प्टोटिक कर्व कौन से होते हैं पता है,
ये होते हैं हमारे ये वाले कर्व। ये क्या है हमारे e टू द पावर x कर्व। हाँ 90, लाइन का रेडियस इनफाइनाइट होता है। हाँ लाइन का रेडियस इनफाइनाइट है। इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस लाइन का रेडियस तो इनफाइनाइट है, ठीक है, बट इस लाइन का सॉरी इस कर्व का रेडियस कुछ ना कुछ है। इस कर्व का रेडियस कुछ ना कुछ है, तभी तो ये कर्व कहलाएगा। जबकि ये चीज है कि लाइन, तो लाइन और कर्व कभी भी मीट नहीं करेंगे। कहाँ मीट करेंगे? इनफाइनाइट पर, जैसे कि ये वाले ग्राफ होते हैं। आपको शायद याद होगा e टू द पावर x का प्लस ग्राफ कौन सा जाता है? ये वाला। e टू द पावर x का प्लस ग्राफ ये जाता है, e की पावर प्लस में x है तो e की पावर प्लस x ऐसे जाता है, शायद आपको याद होगी। e की पावर x y इक्वल टू x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो ये 1 पर कट करता था, 0,1 इसके कोऑर्डिनेट हुआ करते थे, और ये क्या था? e की पावर x। तो अब यहाँ से मैं एसिम्प्टोटिक को समझा रहा हूँ। एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या होता है? ये चीज आगे की तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कभी कट ही नहीं करेगी, आगे जा रहा है। जबकि ये वाली चीज इस x एक्सिस को, x एक्सिस समझते हो ना, इस x एक्सिस तो ये वाली चीज कहाँ कट करेगी? देख रहे हो, जा तो नीचे की तरफ रही है ना, कभी तो कट करनी चाहिए ना, कभी कट करनी चाहिए, बट ये कभी कट नहीं करेगी, ये इनफाइनाइट पर कट करेगी। ठीक है, ये कभी कट नहीं करेगी, क्योंकि e की पावर में अगर आप x की वैल्यू -99 भी रख दोगे, ठीक है, तब भी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। भाई 0 तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगी। इसका मतलब ये कभी भी 0 यानी कट नहीं कर रही है इससे, ये कहाँ करेगी? इनफाइनाइट पर। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? एसिम्प्टोटिक कर्व। एसिम्प्टोटिक, ठीक है। तो ये जो हमारे पास यहाँ फिगर बनता है ना, ये वाला, ये क्या होते हैं? एसिम्प्टोटिक। किस वाली लाइन पर? ध्यान से समझना, किस वाली लाइन पर? जो मैंने इस 10 टू द पावर 8 या यहाँ पर 10 टू द पावर 6 के बेसिस पर, 10 टू द पावर 6 के बेसिस पर जो ये लाइन खींची है ना 181 वाली, इस पर ये ऑलवेज एसिम्प्टोटिक होती है, ठीक है, 181 के पर, ठीक है। बट ऐसे नहीं जाएगी 181 से नीचे की तरफ ऐसे चली गई ना, ये 181 पर ना ही कभी छुएगी। कहाँ छुएगी? इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो इसे ऑलमोस्ट हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, इसी में चलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, चलो। तो यहाँ अगर मैं आपसे कहता हूं कि 10 टू द पावर 6, आप समझिएगा जो मैं सेंस लेके चला था, क्या? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप जो हम करवा रहे हैं एक्सटर्नल से, इंड्यूस करवा रहे हैं। तो हम जो इंड्यूस करवा रहे हैं, अगर वो स्ट्रेसेस कम है तो मेरी नंबर ऑफ साइकिल हो सकती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है ना, इसका मतलब अगर मेरी स्ट्रेस कम डेवलप हो रही है तो पॉइंट में कहां ले सकता हूं? यहां पर। सेफ है या नहीं बताइए? ये पॉइंट सेफ है, ठीक है, इसे मैं सेफ मान सकता हूं, क्योंकि यहाँ की जो स्ट्रेस है वो मेरी एंडोरेंस स्ट्रेंथ से क्या है? कम है। एंडोरेंस स्ट्रेंथ क्या है मेरी? 181। ये एंडोरेंस स्ट्रेंथ मैंने क्यों रखी? इसकी डेफिनेशन निकल के आ रही है। अभी तक मैंने सिग्मा ई को बस ऐसे ही बोल दिया था कि हाँ रिवर्सल रिवर्सल रिवर्सल, बट यहां से अब मैं एक्चुअल डेफिनेशन निकाल के दे के आ रहा हूं, क्योंकि वो हमारी होती है एज्यूम्ड, और वो एज्यूम्ड क्या होती है? 10 टू द पावर 6, ठीक है। अब मैं वो चीज बोलने वाला हूं आपको, क्या क्या इसको समझो जरा, कि यहां पर नंबर ऑफ साइकिल क्या होगी? मान लीजिए 10 टू द पावर 8 एग्जांपल के तौर पर 10 टू द पावर 8 हो गई, जबकि स्ट्रेस क्या है? कम। हमें क्या दिखा कि कम स्ट्रेस पर ये कितनी भी साइकिल लेके चल सकती है, तो मैंने उसे मान लिया इनफाइनाइट, कि वो इनफाइनाइट साइकिल लेके चल रही है। स्ट्रेस क्या है? कम। फील करो खुद, अपने आप में बैठो, आपके पास स्ट्रेस इंड्यूस क्या हो रही है? कम। आप कितने नंबर दे सकते हैं? इनफाइनाइट। आपके ऊपर अगर स्ट्रेस बढ़ाता जाऊं तो आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होते जाएंगे? कम। फर्स्ट क्रैक के लिए है ना, फर्स्ट क्रैक के लिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कम, तो 10 की पावर 8 से अब 10 की पावर 7 पर आ जाओ, 10 की पावर 7 पर आ जाओ। 10 की पावर 7 पर भी क्या होगी? स्ट्रेस की वैल्यू अभी भी कम होगी, तभी तो 10 की पावर 7 आपने कवर किया। अब क्या देखते हैं हम, कि जब हम देखते हैं माइल्ड स्टील को हम 10 की पावर 6 रिवोल्यूशन दे रहे हैं, है ना, और इधर हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। हमने क्या स्टैंडर्ड मान लिया? हमने सिग्मा ई की डेफिनेशन के लिए, अब इस चीज को क्लियर करो, मैंने इसीलिए चीज अभी तक वहां से और यहां तक कंफ्यूज नहीं किया था आपको सिग्मा ई के डेफिनेशन में। बस मैंने क्या बोला अभी तक? फटीग की डेफिनेशन, फटीग रिवर्सल है तो सिग्मा ई, बस। जबकि सिग्मा ई की जो 181 वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? ध्यान से समझना, सिग्मा ई की 181 वैल्यू सिर्फ और सिर्फ है 10 टू द पावर 6 के कोरस्पॉन्डिंग। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अभी तक कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लास्ट में समझाना था, बस, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ही क्राइटेरिया होता है मेरा सिग्मा ई स्टार या सिग्मा ई को देना। सिग्मा ई स्टार बोल सकते हो क्योंकि आपने इस चीज को समझ लिया है,
ठीक है, क्योंकि मेरा परफेक्ट अगर मैं इसको लेके चल रहा हूँ तो फटीग टेस्ट में सिग्मा ई स्टार मेरा कोरिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ साइकिल कितने देता है 10 टू द पावर 6 और ये सिग्मा ई स्टार क्या है मेरा 181। अब जरा समझिएगा 10 टू द पावर 6 रिवॉल्यूशन है, समझो 10 टू द पावर 6 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। अब उस कंडीशन को समझो 10 टू द पावर 6 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, मैं स्ट्रेस को बढ़ा रहा हूं। अभी स्ट्रेस क्या है 10 टू द पावर 6 के रिवॉल्यूशन पे, मैंने स्ट्रेस दे रखी है कितनी, इतनी, मान लीजिए 50, तब फेल होगा नहीं, है ना। ये 50 मेरी क्या स्ट्रेस कहलाएगी, एंड्योरेंस स्ट्रेस। मैं एंड्योरेंस स्ट्रेस की स्ट्रेंथ की डेफिनेशन दे रहा हूं। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है, 10 टू द पावर 6 पहले आपने रिवॉल्यूशन करवाए, एक मोटर लगा रखी है 10 टू द पावर 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है, मैंने क्या कहा कि उसमें मैं 50 मेगापास्कल इंड्यूस करवा रहा हूं, तो क्या वो 50 मेगापास्कल मेरी स्ट्रेंथ है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब आप उस एपरेटस को देख रहे हो ना, उसमें अभी तक एक भी क्रैक इनिशिएट नहीं हुई है, 50 पर एक भी क्रैक इनिशिएट नहीं हुई। आपने क्या किया, फिर और फोर्स बढ़ा दिया उस पर, अब पहुंचा दिया 100 पर, क्या मेरी स्ट्रेस, क्या मेरी इसमें क्रैक इनिशिएट हो गई? सेम चल रहा है 10 टू द पावर 6, रोटेशन चलता जा रहा है 10 टू द पावर 6 का। 100 मेगापास्कल देखा हमने, 100 मेगापास्कल मतलब उसको फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। एपरेटस समझ में आ रहा है ना, ये रहा कि बस रोटेशन करते जा रहे हैं, 10 टू द पावर 6 कांस्टेंट मान लिया मैंने, और 10 टू द पावर 6 पर मैंने क्या किया, उस पर फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं, मतलब मैं स्ट्रेस बढ़ाते जा रहा हूं। फर्स्ट क्रैक अभी भी मुझे यहाँ पर प्रतीत नहीं हुई, मतलब ये भी मेरी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ नहीं है। अभी भी मेरे अंदर कैपेसिटी है और स्ट्रेस को झेलने की, मैंने और फोर्स बढ़ा दी। अगर वो और स्ट्रेस झेल सकता है तो मैंने और फोर्स बढ़ा दी, रोटेशन चल रहा है, स्टैटिक नहीं है ये, रोटेशन चल रहा है, रोटेशन चल रहा है और स्ट्रेस बढ़ा दी। और कहां तक देखी मैंने देखी अब 150 तक। क्या फील हुआ मुझे कि हाँ अभी भी मेरे पास फर्स्ट क्रैक नहीं आई है, तो इसका मतलब ये भी मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। अब जब मैंने यहां चेक किया कि 10 की पावर 6 पर वो स्ट्रेस जिस पर फर्स्ट क्रैक इनिशिएट हुआ वो थी मेरी 181। जैसे मैं इस माइल्ड स्टील स्पेसिमेन पर फोर्स बढ़ाता गया स्ट्रेस बढ़ाता गया, तो तब मैंने देखा कि 10 की पावर 6 पर पहला जो इनिशिएशन आ रहा है क्रैक का, वो किस पर आ रहा है, 181 पर। तो इसीलिए मैंने 181 को क्या बोल दिया, उस मटेरियल की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। क्या है हमारा रेफरेंस है 10 टू द पावर 6, मतलब 1 मिलियन रिवॉल्यूशन। इसको 1 मिलियन ही तो बोलते, 1 मिलियन रिवॉल्यूशन 10 टू द पावर 6। बात क्लियर है? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो 10 टू द पावर 6 रिवॉल्यूशन है, उससे अगर मैं ज्यादा रिवॉल्यूशन करता हूं तो वो तभी सेफ है। कब सेफ है? जब उस पर स्ट्रेस आप 181 देते हो। 181 से नीचे नीचे में वो सेफ है। यही मेरा एसिम्प्टोटिक ग्राफ कहलाता है कि अगर आपको और नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ानी है और इसमें फर्स्ट प्रोपगेशन नहीं देना है, तो स्ट्रेस गलती से भी 181 से ऊपर मत रख देना। अगर आपने स्ट्रेस 181 से ऊपर रख दिया तो बॉडी 10 की पावर 6 से ज्यादा झेल नहीं पाएगी। आप समझ में आ रहा है ना, स्ट्रेस क्या है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या है, आपके रिवॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 10 की पावर 6 रिवॉल्यूशन कितने दिन में कवर कर लोगे? अगर एक चीज आरपीएम से घूम रही है, मान लीजिए 2000 आरपीएम से, कैलकुलेट करना जरा, 2000 आरपीएम से एक चीज घुमा रहे हो आप, 2000 आरपीएम से, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी तो लेके चले, 2000 आरपीएम से एक चीज घुमा रहे हो, ठीक है, 2000 आरपीएम से। अब मुझे ये बताइए 10 टू पावर 6 रिवॉल्यूशन वो कितने घंटे में कितने दिन में कवर कर लेगा? 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 रिवॉल्यूशन पर मिनट वो कितने घंटे में कवर कर लेगा? कितने मिनट में, कितने दिन में? 8 घंटे में कवर हो गई। ठीक है, 8 घंटे में, चलो हमने मान लिया दिन में वो शाफ्ट हमारी 2 घंटे भी घूमी लगातार, एग्जाम्पल के तौर पर रोक दिया फिर चला दिया फिर रोक दिया, 2 घंटे भी घूमी, तो क्या 5 दिन में कवर हो गया? 5 दिन में 10 की पावर 6 कवर हो गया ना? जा रहे हैं? अच्छा चलो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ओके भैया आप भी कुछ बताते रहो यार, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है, ठीक, देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ 10 की पावर 6 जो रिवॉल्यूशन थे मेरे, मतलब 1 मिलियन रिवॉल्यूशन, आपने अभी कैलकुलेट किया कितने दिन में कवर हो गए? अगर 2-2 घंटे भी चले तो मोटर 5 दिन में कवर। 5 दिन में अगर 10 की पावर 6 ये रिवॉल्यूशन कवर हो गए, तो क्या आपने शाफ्ट 5 दिन के लिए बनाई थी? नहीं ना, आपने शाफ्ट क्या बनाई थी? 1 साल 2 साल के लिए, कम से कम तो इतना सोच के चले। ठीक है, तो अगर आप 1 साल 2 साल के लिए सोच के चले तो क्या 10 टू द पावर 6 मिलियन रिवॉल्यूशन ही चाहिए क्या उस पर्टिकुलर मटेरियल के? नहीं ना, उससे ज्यादा भी तो। ठीक है, ये है हमारे मिलियन रिवॉल्यूशन, उससे ज्यादा हमें चाहिए। इसका मतलब
उस बॉडी पर कभी भी स्ट्रेस 181 से ऊपर मत आने देना। अगर उस बॉडी पर 181 से ऊपर स्ट्रेस आ गई तो उसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो गए, घट गए। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कम पर ही उस पर स्ट्रेस ज्यादा आएगी, तब जब उसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कम रखोगे, और कम तो है नहीं क्योंकि 5 दिन में आपके 10 की पावर 6 रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, है ना, तो अभी तो वो और ज्यादा रिवॉल्यूशन कर ही रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे मत समझना, गलती मत करना भाई, कि आप इस चीज को ये समझो कि 10⁶ रिवॉल्यूशन पर मिनट कर रही है वो। ऐसी तो कोई बॉडी नहीं होती है 1 मिलियन पर रिवॉल्यूशन पर सेकंड कर दे, पर मिनट कर दे। सोच रहे हो, इसे ऐसे मत समझना कि इतने रिवॉल्यूशन पर मिनट ये 1 मिनट में कर गई बस, ऐसे तो नहीं होगा ना। ये क्या है, ये टोटल रिवॉल्यूशन का एडिशन है, ये रिवॉल्यूशन के एडिशन है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन एडिशन टर्म। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास शाफ्ट है उसका मटेरियल, अगर हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब क्या है, 5 दिन से फिर 10 दिन तक गए, फिर 15 दिन तक गए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो बढ़ते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, तो उसमें हमारी स्ट्रेस क्या होनी चाहिए, 181 से नीचे नीचे। अगर 181 से आपने ऊपर दी तो क्या हो जाएगा, ये बॉडी हमारी फेल हो जाएगी। इसीलिए हम बॉडी की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं, 181, 10⁶ से निकालते हैं। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या होगी, यहां से काम करेगी, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या होगी, यहां से आगे काम करेगी, समझ रहे हो, है ना, इस पॉइंट से आगे काम करेगी। 10⁶ तक एंड्योरेंस स्ट्रेंथ काम नहीं करती, 10⁶ से आगे एंड्योरेंस स्ट्रेंथ काम करती है। इस कॉन्सेप्ट को समझो, 10⁶ जो हमारी वर्ज लिमिट है, उसके बाद ही तो हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ते हैं, 5 दिन के बाद बढ़ रहे हैं। आप स्ट्रेस अब 181 से ऊपर नहीं लेके आ सकते, जबकि स्टार्टिंग में आप सोचो, जब आपने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जीरो दिए, क्या वो बॉडी 181 से ऊपर नहीं झेल सकती, क्या वो बॉडी 181 से ऊपर नहीं झेल सकती, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 0 है, मतलब रिवॉल्यूट ही नहीं कर रहा है, 181 से ऊपर नहीं झेल सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें सिग्मा वाई टी क्या है, इसकी 181 से ज्यादा 250 होती है, मतलब ये स्टैटिक कंडीशन में है। अगर रिवॉल्यूशन हमारे 0 है तो 0 पर स्टैटिक कंडीशन में कहां तक जाएगा, ये सिग्मा वाई टी तक, है कि नहीं। तो यही प्रूफ हो गया ना यहाँ पर कि 181 से ऊपर जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं कहूं आपसे कि अभी आपने मोटर चलानी शुरू करी और अभी आपने सिर्फ 100 आरपीएम दिए उसे, तो 100 आरपीएम पर आप स्ट्रेस को बढ़ा सकते हो 181 से ऊपर तक, कोई दिक्कत नहीं है अगर 100 आरपीएम है तो। जब 181 वो स्ट्रेंथ है जब आपने 10⁶ रिवॉल्यूशन उसमें अचीव कर लिया, और 10⁶ रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं होते। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है, ये 5-6 दिन में कवर कर लोगे, 1 मिलियन रिवॉल्यूशन 5-6 दिन में कवर कर लोगे। तो इसके बाद जो रिवॉल्यूशन शुरू होंगे उनमें आपकी 181 से स्ट्रेस ऊपर नहीं होनी चाहिए, 181 से नीचे होनी चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर लगेगा कि अगर हमारे पास 1000 रिवॉल्यूशन हो चुके हैं तो 1000 रिवॉल्यूशन में आपकी स्ट्रेस हमारी मैक्सिमम यहाँ तक है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम यहाँ तक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उस मटेरियल में। ठीक है, अगर यहां तक भी दोगे तो, अगर यहां से थोड़ी सी स्ट्रेस ऊपर दोगे तो फेल हो जाएगा 1000 के ऊपर। 1000 अगर रिवॉल्यूशन चल रहे हैं और आपने अगर स्ट्रेस उसे सिग्मा वाई टी तक दे दी तो गड़बड़ कर दोगे। सिग्मा वाई टी तक अगर दे दी आपने स्ट्रेस उसमें तो गड़बड़ कर दोगे, अगर उसमें 1000 रिवॉल्यूशन चल रहे हैं तो। ठीक है, 1000 रिवॉल्यूशन चल रहे हैं तो आपकी 10⁶ में गड़बड़ हो जाएगी। 10⁶ रिवॉल्यूशन में फर्स्ट क्रैक आ रही है हमारी, 10⁶ रिवॉल्यूशन में हमारी फर्स्ट क्रैक आ रही है, 10⁻³ रिवॉल्यूशन में फर्स्ट क्रैक यहाँ आएगी। ये मेरी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ नहीं है, 10⁻6 वाली मेरी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है। समझ रहे हो, इसको मैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ नहीं बोलता, इसको मैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बोलता हूँ। ये मेरी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है ना, स्टैंडर्ड पर 10⁻6 पर। क्लियर हो गया, ठीक है, तो यही हमारा एंड्योरेंस स्ट्रेंथ था। ठीक है, ये मेरा एसएन कर्व कहलाता है। एसएन कर्व क्या, एक तो स्ट्रेस कर्व और एक रिवॉल्यूशन कर्व। ठीक है, ये ग्राफ था फॉर फेरस मटेरियल, ये ग्राफ है फॉर नॉन फेरस मटेरियल। नॉन फेरस में क्या होती है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की जो बेसिक लिमिट होती है वो क्या होती है, 10⁸ तो मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरी जो ये है, ये क्या कहलाएगी, मेरी सिग्मा, है ना। जो नॉन फेरस होते हैं उसमें होती है 10⁸, जो फेरस होते हैं उसमें होती है 10⁻6। ये दोनों स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, 10⁻6 एंड 10⁸। क्लियर, ठीक है। इसी का अब मैं ग्राफ, जिसमें मैंने बोला था आपसे कि e⁻x, या फिर यहाँ पर जो ग्राफ हम लेके चलते हैं, एक ग्राफ और होता है जिसको हम ये लेके चलते हैं, क्या, ये वाला, दिस इज log ग्राफ, log s एंड log n। ठीक है, जो हमने वैल्यूज ली थी ना उनका अब log ले लिया, यहाँ n का log 10 बेस पर लिया, यहाँ s का log 10 बेस पर लिया, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, 10⁻³ क्या बन जाएगा, 10⁻³ का अगर log 10 बेस पर लोगे कितना हो जाएगा, ये 3। log 10 बेस पर m की पावर n क्या होती है, n log m। ठीक है, तो 3 log 10 बेस पर 10 हो जाएगा।
है ना, और log 10 जिसके बेस पर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, सो ये क्या हो गया, है कि नहीं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर मैं यहाँ पर 10⁻³ जो लिखा हुआ था, याद करो वो फिगर जो अभी समझा था आपने, ऐसे, अब मैं इसको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। ये अगर मैंने स्टार्टिंग इसमें 10⁻³ से लेके चला, ये मेरी 10⁻6 है, ठीक है। 10⁻6 पर क्या होगी मेरी सिग्मा ई, बताओ 10⁻6 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है मेरी सिग्मा ई, है ना। और 10⁻³ के कोरस्पॉन्डिंग मेरी कौन सी है, सिग्मा ए है, कोई एक एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो सिग्मा ए ये हो गया, सिग्मा ई ये हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर लो, ये वाली चीज। तो ये क्या होगी 10⁻³ 3 का लोग अगर लेके चलूंगा तो क्या हो जाएगा 3, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, लोग 10 बेस पर s, अगर ये s है वैल्यू मेरी, ये अगर सिग्मा ए की वैल्यू में s दे दूं तो ये हो गया लोग 10 बेस पर s, ठीक है। जबकि ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू अभी सिग्मा ई ली थी, 10⁻6 पर 10⁻6 का लोग लो, दोनों का लोग लेना है ना, तो लोग लो तो क्या हो जाएगा 6, तो 6, और ये क्या हो गया लोग 10 बेस पर सिग्मा ई है, क्योंकि इस 6 के बेसिस पर क्या है हमेशा सिग्मा ई, तो 6 के बेसिस पर क्या आएगा लोग 10 बेस पर सिग्मा ई। ये होता है मेरा लोग 10 एंड लोग n वाला ग्राफ, लोग s और लोग n वाला ग्राफ। इसका एक नाम होता है वोलर्स डायग्राम, इसका नाम होता है वोलर्स डायग्राम, ठीक है। तो वोलर्स डायग्राम में लोग लोग चलेगा, जबकि एसएन डायग्राम, इसको ही हम एसएन डायग्राम भी बोल देते हैं, याद रखिएगा, इसको हम एसएन डायग्राम भी बोल देते हैं। बट ये कौन सा एसएन डायग्राम है, लोग एस एंड लोग एन वाला। ऐसे ही मेरा एसएन डायग्राम ये था, ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ एस और एन की वैल्यूज, ये सिर्फ और सिर्फ एस मतलब स्ट्रेस एंड एन मतलब रिवोल्यूशन। तो एसएन का जो एक्चुअल डायग्राम है वो ये वाला होता है 10 टू द पावर में, जबकि क्वेश्चन में आपको जनरली कौन सा ग्राफ मिलता है, ये वाला। क्वेश्चन में जनरली आपको ग्राफ मिलता है लोग 10 वाला, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं अभी आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को करना, इसकी वैल्यूज रख के, नहीं होगा कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्टिंग में उसी क्वेश्चन को करके, और साथ ही मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजूंगा इस चैप्टर के, तो उनको लगाना, इस क्वेश्चन को लगाना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो वो सारे क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे, उसके बाद बेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो।